एक छोटे से गांव में कन्हैया नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद लकड़ियां अच्छे दाम पर नहीं बिकती थीं। कन्हैया सुबह से बाजार में लकड़ियां लिए बैठा था। दिन ढलने को आया, लेकिन उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। अरे ओ भैया, ए सुनो 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 भैया, सुबह से शाम हो गई है, मेरी एक भी लकड़ी नहीं बिकी है। मैं भी जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, बड़ी मेहनत लगती है। एक काम करो, मैं तुम्हें बहुत कम दाम में बेच दूंगा, ले लो भैया। ये सुनकर ग्राहक खुश हो गया। अच्छा, फिर तो ठीक है भैया, क्योंकि अधिक दाम में तुम्हारी लकड़ियां कौन खरीदेगा। और तुम तो जानते हो, अच्छे दाम में बिकने वाली लकड़ियां तालाब के उस पार के जंगल में हैं। वहां की लकड़ियां बहुत अच्छी होती हैं। लाओ, मैं तुम्हारी ये ले जाता हूँ सस्ती मस्ती सी लकड़ियां। इतना कहकर ग्राहक ने बहुत कम धन कन्हैया के हाथ में देकर सारी लकड़ियां ले लीं। कन्हैया चुपचाप घर की ओर रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी राधा के हाथ में बहुत कम मुद्राएं रख दी। फिर से इतनी कम मुद्राएं? आखिर तुम्हारी लकड़ियां वो अच्छे दामों पर क्यों नहीं बिकती? अरे राधा, तुम तो जानती हो ना, तालाब के उस पार के जंगल की लकड़ियों की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और ग्राहक वही लकड़ियां लेना पसंद करते हैं। भाग्यवान समझो तो सही। राधा ये सुनकर डर गई। ना बाबा ना, मैं तुम्हें तालाब के उस पार के जंगल में नहीं जाने दूंगी। मैंने सुना है कि वो तालाब बड़ी ही रहस्यमयी है। राधा, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, अगर कुछ दिन तक मेरी आमदनी नहीं बढ़ी तो फिर मैं तालाब के उस पार से ही लकड़ियां काटने जाऊंगा, है ना? अरे चलो चलो, अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। राधा ने तुरंत चूल्हा जलाया और खाना बनाकर कन्हैया के सामने परोस दिया। खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन कन्हैया जंगल गया। मेहनत से लकड़ियां काटते हुए अपने आप से बड़बड़ाने लगा। चलो, आज आखिरी बार कोशिश कर रहा हूं। कल से तो मैं तालाब के पार से ही लकड़ियां काट कर लाऊंगा। कम से कम कुछ अच्छे पैसे तो मिलेंगे। कुछ देर बाद कन्हैया लकड़ियां लेकर गांव के बाजार में आया। सुबह से शाम तक बैठा रहा, मगर उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। थक हार कर वो दूसरे दुकानदार के पास गया जो लकड़ियां रखे बैठा था। भैया, मेरी लकड़ियां तो सुबह से एक भी ना बिकी। तुम मेरी सारी लकड़ियां खरीद लो और जो कुछ भी देना चाहो दे दो। ठीक है भैया, लाओ। कन्हैया ने सारी लकड़ियां दे दी। दुकानदार ने 5 मुद्राएं उसके हाथ में पकड़ाईं। केवल 5 मुद्राएं? हे भैया, कल का ग्राहक तो मुझे इतनी ही लकड़ियों के 10 मुद्राएं देकर गया था। भैया, 5 मुद्राएं मैंने तुम्हें बिल्कुल सही दी हैं। तुम्हारी लकड़ियां 10 मुद्राओं में ही बिकेंगी। 5 मुद्राओं का लाभ लेना तो मुझे भी बनता है ना। आखिर तुम तालाब के उस पार वाले जंगल में लकड़ियां काटने क्यों नहीं जाते हो भैया? क्योंकि मेरी पत्नी वहां जाने नहीं देती, और ऊपर से गांव वालों का भी मानना है कि तालाब के अंदर बड़ी रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं। इसीलिए देखो भैया, मेरी दुकान पर बहुत से लकड़हारे लकड़ियां बेचने के लिए आते हैं। वो तो सुबह से ही तालाब के उस पार वाले जंगल में चले जाते हैं और दोपहर तक जितनी लकड़ियां काटते हैं एकदम ठन थैली करके जाते हैं। बहुत कमाते हैं वो। कन्हैया चुपचाप दुकानदार की बात सुनकर बिना जवाब दिए घर लौट आया। ये क्या? तुम्हारी आमदनी बढ़ने की बजाय दिन ब दिन कम होती जा रही है। देखो राधा, मैंने तय कर लिया है, कल प्रातः काल ही तालाब के उस पार जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाऊंगा, और अब मुझे रोकना मत। मैंने सोच लिया है बस। राधा चुप हो गई, क्योंकि उसके पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। कन्हैया की आमदनी दिन ब दिन कम होती चली जा रही थी। अगली सुबह कन्हैया जल्दी उठा, कुल्हाड़ी उठाई और सीधा तालाब के उस पार जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही तालाब के नजदीक पहुंचा, उसने ठहर कर तालाब को बड़े गौर से देखा। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और तालाब के ऊपर एक अजीब सा कोहरा मंडरा रहा था। बाप रे बाप, यहाँ तो बड़ा ही विचित्र सा सन्नाटा है, और यह तालाब का पानी तो कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी लग रहा है। मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए।
इतना कहकर कन्हैया आगे बढ़ गया और घने जंगल में पहुंच गया। उसने मेहनत से पेड़ की लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। अरे बाप रे बाप, अब तो मुझे वापस जाना चाहिए। चल रे कन्हैया। कन्हैया ने लकड़ियों का गट्ठर बनाया, सिर पर रखा और घर की ओर रवाना हो गया। मगर जैसे ही वो तालाब के करीब पहुंचा, अचानक भयंकर वर्षा शुरू हो गई। अरे रे रे रे, हे भगवान, ये तो मेरे साथ सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए वाली कहावत हो गई। अरे लेकर चला नहीं। अरे अरे रे रे रे। अचानक उसके सिर पर एक लकड़ी गिरी और कन्हैया बेहोशी की गहराइयों में चला गया। काफी देर बाद कन्हैया की आंख खुली। वो चौंक कर उठ गया। हे भगवान, कब से मैं बेहोश था और यह तो रात हो गई। अरे बाप रे। तभी उसकी नजर तालाब के पानी पर पड़ी। पानी सुनहरी किरणों से जगमगा रहा था। ये तो वाकई बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य है। पूरा तालाब का पानी सोने की किरणों से चमक रहा है। मानो ये तालाब नहीं, मानो इसका पानी ही सोने का हो। अचानक पानी में हलचल हुई और उसमें से एक सोने का सारस बाहर आ गया। कन्हैया आश्चर्य से उसे देखने लगा। हे भगवान, ये तो पूरा सोने का सारस है। एक काम करता हूँ, इसे पकड़ लेता हूँ। इसे अपनी पत्नी को दिखाऊंगा, वो बड़ी खुश हो जाएगी। हाँ। कन्हैया ने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक रुक गया। ये मैं क्या कर रहा हूं? भले ही यह सोने का सारस है, पर है तो जीवित प्राणी। अगर इसे गांव ले गया और किसी की नजर इस पर पड़ गई तो लोग तो इसे मार देंगे। अरे नहीं नहीं। तभी सोने का सारस मुड़ा और धीरे धीरे कन्हैया के पास आ गया। कन्हैया डर के मारे पीछे हट गया। तुम्हारे मन में चल रही सारी बातें मैं सुन सकती हूँ। तुम बुरे इंसान नहीं हो और ना ही लालची। बस अंतर इतना है कि तुम गरीब हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में अच्छाई और बुराई की जंग चल रही है। वरना मैंने अक्सर परेशानी में फंसे लोगों को बुराई के रास्ते पर जाते देखा है। कन्हैया आश्चर्य से सारस की बातें सुनता रहा। तुम चिंता मत करो। इतना कहकर सारस ने एक सोने का अंडा कन्हैया के सामने रख दिया। इस सोने के अंडे को ले जाओ। अगर तुम्हें और आवश्यकता हो तो तुम 3 दिन बाद यहाँ आ जाना। तालाब के पास खड़े होकर सोने का सारस कहकर मुझे आवाज लगाना। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज पर आऊंगा, वो भी इस वजह से कि तुम्हारा मन मेरे सोने जैसे शरीर की तरह शुद्ध है। इतना कहकर सोने का सारस धीरे धीरे गायब हो गया। कन्हैया ने सोने का अंडा उठाया और दौड़ता हुआ वहां से चला गया। कन्हैया घर के करीब पहुंचा ही था कि रास्ते में उसे गांव के लालचंद सेठ का नौकर मंगल मिल गया। ए कन्हैया, ए भैया, ये इतनी रात को कहाँ गए थे तुम? जंगल गया था, मगर रास्ते में तूफानी बारिश हो गई तो आ रहा हूं। अरे तुम तो आज तालाब के उस पार जंगल में लकड़ी काटने गए थे। वाह वाह वाह, बड़ी ही विचित्र बात है। वहां पर तो लोग दोपहर में ही लौट आते हैं और तुम तो रात को आ रहे हो। लेकिन कन्हैया ने मंगल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा घर की ओर बढ़ गया। क्या बात है? ओह हाँ हाँ, यह तो बहुत जल्दी में है। जरूर कुछ छिपा रहा है। चलो चलकर देखता हूँ। इतना कहकर मंगल चुपके से कन्हैया के पीछे पीछे चल दिया। हे भगवान, मेरे मन में तो बुरे बुरे विचार आ रहे थे। सुबह गए थे आप और आने में इतनी देर कैसे हो गई? और आपके हाथ में तो कोई लकड़ियां भी नहीं दिखाई दे रही। अरे सब बातें दरवाजे पर ही करोगी कि मुझको अंदर भी आने दोगी? चलो अंदर चलो। इतना कहकर कन्हैया तुरंत घर के अंदर चला गया। क्या हुआ? आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? कन्हैया कांपते होठों से सारी बातें राधा को बताने लगा। उसने सोने का अंडा राधा को पकड़ाते हुए कहा, मेरे सामने वो तालाब सोने के किरणों जैसी चमक रही थी राधा, और एक सोने का सारस तालाब से बाहर निकला और उसने मुझसे बात की, और यह देखो, ये सोने का अंडा दिया मुझको। राधा सुनकर चौंक गई। उसने सोने के अंडे को बहुत गौर से देखते हुए कहा, ये सोने का अंडा पूरी तरह ठोस है।
कन्हैया, अगर हम इसे बाजार में बेच देंगे तो हम इतना धन कमा सकते हैं कि तुम कोई व्यापार शुरू कर सकते हो और हमारा जीवन आराम से कट सकता है। मुझे लगता है तुम 3 दिन बाद वहां जरूर जाना और उस सोने के सारस का धन्यवाद करना और कहना कि अब तुम्हें दूसरे अंडे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिक धन मन में लालच पैदा करता है। हाँ, तुमने सही कहा। लेकिन कन्हैया और राधा नहीं जानते थे कि उनकी ये बातचीत घर के बाहर खड़ा मंगल चुपके से सुन रहा था। अच्छा बेटा, तो ससुरे कन्हैया को उस तालाब में सोने का सारस दिखाई दिया। मुझे यह बात लालचंद सेठ को बतानी चाहिए। इतना कहकर मंगललाल लालचंद सेठ की हवेली की ओर भागा। इतनी रात को मंगल को देख लालचंद सेठ गुस्से से बोला, अरे इतनी रात को क्या हो गया? अभी काहे को चला आया? इतनी रात में भी तुझे चैन नहीं है जो मुझे जगाने चला आया? बोल क्या हो गया, बोल। मंगल ने सारी घटना लालचंद सेठ को बता दी। अरे तेरी क्या बात कर रहा है? क्या तू सच कह रहा है? और नहीं तो क्या मालिक, मैंने अपने कानों से सुना और चुपके से देखा कि कन्हैया के हाथ में सोने का अंडा था। ये सुनकर लालचंद सेठ की आंखों में लालच पैदा हो गया। आय हाय 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 हाय, सोने का अंडा, आहा। और वो ससुरा मूर्ख कन्हैया एक ही अंडे से खुश हो गया। अरे वो सोने का सारस तो मेरे पास होना चाहिए। ये सुनकर मंगल खुश हो गया। वही तो, तभी तो मैं आया रात को। ये बताओ आगे क्या करने का इरादा है मालिक? अरे करने का क्या इरादा है? 3 दिन बाद जब कन्हैया फिर से तालाब के पास जाएगा तब हम दोनों चुपके से उसके पीछे पीछे चलेंगे। मगर उन्हें पता नहीं था कि उनकी बातचीत को लालचंद सेठ का दूसरा नौकर भोलू, जो सेठ के घर पर सफाई करता था और वहीं सोता था, ध्यान से सुन रहा था। भोलू गुस्से से अपने आप से बोला, अच्छा, तो ये दोनों सोने के सारस को पकड़ लेंगे तो फिर मेरे हिस्से क्या आएगा? बाबा जी का ठुल्लू। देख तेरे कि अगर मेरे हिस्से कुछ नहीं आया तो मैं इन दोनों के हिस्से भी कुछ नहीं आने दूंगा। मैं कल ही इस राज्य के महाराज को सारी घटना बताऊंगा। अगले दिन भोलू राज दरबार में पहुंचा। राजा भानु प्रताप सिंहासन पर बैठा था। भोलू ने महाराज को सारी घटना बता दी। यह बताओ, क्या तुम सच कह रहे हो? ओहो, काश यह बात हमको पहले पता होती तो वो सोने का सारस हमारे महल के बगीचे में टहल रहा होता और हमारे खजाने में सोने के अंडों का ढेर लगा होता। हम शाबाश। चलो, अब तुम जा सकते हो, जाओ। राजा भानु प्रताप ने तुरंत कुछ सोने के सिक्के भोलू को दे दिए। भोलू खुश होकर वहां से चला गया। अब कन्हैया उस सोने के सारस के पास जाएगा। उसके पीछे लालचंद सेठ और मंगल जाएंगे, लेकिन मैं उन तीनों से पहले ही तालाब के इर्द गिर्द छिपकर उन पर नजर रखूंगा। 3 दिन बीत गए। रात के समय कन्हैया ने अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, सुनो भाग्यवान, अब मैं उस तालाब के पास जा रहा हूं। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ तो ठीक है, अब तुम भी चलो मेरे साथ। कन्हैया अपनी पत्नी राधा के साथ रात में जंगल की ओर चल पड़ा। दोनों कुछ ही देर में तालाब के किनारे पहुंच गए। कन्हैया ने झील की ओर देखते हुए आवाज लगाई, सुनो, मैं आ गया हूँ। सुनो, कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। पानी में अचानक उथल पुथल हुई और अगले ही पल तालाब से सोने का सारस निकल आया। क्या तुम्हें एक और अंडा चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक और अंडा नहीं चाहिए। मैं तुमसे केवल यह कहने आया हूं कि तुमने जो मुझे सोने का अंडा दिया था, बस वही मेरे लिए काफी है। मुझे कोई लालच नहीं करना। तभी झाड़ियों से लालचंद सेठ और मंगल तलवार लेकर बाहर आ गए। अरे तेरे लिए एक अंडा काफी होगा रे मूर्ख, पर मेरे लिए नहीं। मुझे तो ये पूरा का पूरा सोने का सारस चाहिए। कन्हैया चौंक बेड़ा। हाँ, तो तुम यहाँ कैसे? तुमको क्या लगा रहा कन्हैया भैया कि हमको कुछ और पता नहीं चलेगा? जब तुम रात को डरे डरे लौटे थे ना, तभी हम सब कुछ समझ गए थे कि मामला गड़बड़ है। हमने तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बातचीत सुन ली और सोने का अंडा देख लिया। हमने तुरंत लालचंद सेठ को खबर दे दी रात ही में।
तभी झाड़ियों से राजा भानु प्रताप तलवार लेकर बाहर आ गया। पीछे हट जाओ, यह सोने का सारस किसी और का नहीं बल्कि हमारा है, हमारा। हे ससुरा, तुम कौन हो? मूर्ख, इस राज्य के राजा को नहीं पहचानता। हम राजा भानु प्रताप हैं, भानु प्रताप, और हम ही इस सोने के सारस को लेकर जाएंगे। उसी पल तालाब में लहरें उठी, पानी में रंग बिरंगी चमक फैली और तालाब से एक जलपरी प्रकट हो गई। तुम्हारे तो दो दो दावेदार पैदा हो गए हैं, लगता है समय आ गया है। सोने का सारस राजा भानु प्रताप की ओर देखकर बोला, तुमने पूरे राज्य को धोखे से हड़प लिया, उसके बावजूद भी तुम्हारी भूख खत्म नहीं हुई। राजा भानु प्रताप चौंक गया। तुम्हें कैसे पता यह? मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। वर्षों पहले तुमने धोखे से इस राज्य के राजा प्रताप सिंह को इसी स्थान पर भेजा था, यह कहकर कि यहाँ कोई गुप्तचर छिपा है, और पीछे से अपने आदमी को उसकी हत्या करने के लिए भेज दिया था। फिर महल में झूठ फैलाया कि राजा प्रताप भगवान की सेवा करने जंगल चला गया। सारस की बातें सुनकर कन्हैया, राधा और लालचंद सेठ भी स्तब्ध रह गए। हाँ, यह सच है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने राजा प्रताप को इसी जंगल में भेजा था और पीछे अपने सैनिक को उसकी हत्या करने के लिए, मगर सैनिक वापस नहीं आया। जब राजा प्रताप भी वापस नहीं आया तो मैंने सोचा कि दोनों आपस में मर गए होंगे। मुझे राज्य चाहिए था सो मिल गया, और अब मुझे तू चाहिए तू। इतना कहकर राजा भानु प्रताप ने सोने के सारस को पकड़ लिया। तभी लालचंद सेठ ने गुस्से से राजा भानु प्रताप को धक्का दे दिया। अलवा राजा, अरे काहे का राजा, सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। तू राजा है ही नहीं, तू तो एक मामूली सैनिक है जो ससुरा राजा बन बैठा। मैं तुझको राजा नहीं मानता और मैं इस सारस को लेकर ही जाऊंगा। लालचंद सेठ ने सोने के सारस को पकड़ लिया। सोने का सारस खतरे में है, इस बेचारे की क्या गलती है, इसे बचाओ। कन्हैया ने तुरंत लालचंद सेठ को धक्का दिया और सोने का सारस छीन लिया। ये सोने का सारस मेरा है और मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। दूर हो जाओ सब। जलपरी ने उन सब की ओर रहस्यमयी अंदाज में देखा और बोली, तुम तीनों ने इसे छूकर शापित कर दिया है। सब के सब स्तब्ध रह गए। अब जो कोई भी इसे ले जाएगा उसकी मृत्यु 9 दिन में हो जाएगी, और अगर तुम तीनों में से कोई भी सोने के सारस को अपने साथ नहीं ले गया तो इस सोने के सारस की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि यह अब शापित हो चुका है। ये सुनकर कन्हैया, लालचंद सेठ और राजा भानु प्रताप सन्न रह गए। अरे 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 भैया, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझको नहीं चाहिए भाई। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मैं इसको नहीं ले जाऊंगा। जब जीवित ही नहीं रहूंगा तो धन का क्या फायदा। अरे भैया, जान बची तो लाखों पाए। क्या मुझे पागल कुत्ता ने काटा है जो मरूंगा? अरे मैं दूसरे को मार दूंगा अपने लिए, मुझे अभी बहुत जीना है। जलपरी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कन्हैया की ओर मुड़ी। तुमने क्या सोचा है कन्हैया? अगर मैं इसे अपने साथ ले गया तो तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन यह सारस तो सही सलामत रहेगा ना, तब इसकी जान बच जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूं। कन्हैया ने इतना कहा ही था कि अचानक उसके हाथ से सारस गिर गया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों की चमक उठी और सोने का सारस रूप बदलकर एक तेजस्वी राजा में बदल गया। कन्हैया की आंखें फैल गईं। राधा का मुंह खुला रह गया और राजा भानु प्रताप अविश्वास में चीख उठा। प्रताप सिंह तुम? राजा प्रताप सिंह सामने खड़े थे। बरसों पहले मैं इस जंगल में रात के समय किसी की तलाश कर रहा था। तलाश करते करते अचानक एक व्यक्ति ने मुझ पर हमला कर दिया, मगर मैंने अपनी तलवार निकाली और उस व्यक्ति की हत्या कर दी और उसका शव इस पवित्र तालाब में फेंक दिया। जलपरी प्रकट हुई और क्रोधित स्वर में बोली, यह देखकर मैं क्रोधित हो गई।
कि तूने इस पवित्र तालाब को एक पापी मनुष्य का रक्त डालकर अपवित्र कर दिया है, इसलिए तू शापित होगा। अगले ही पल राजा प्रताप सोने के सारस में बदल गया। वो सारस बनकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं भविष्य देख सकती थी और मैंने इसे बताया कि नियति भानु प्रताप को यहाँ तक खींच कर लाएगी, क्योंकि तेरे ही सैनिक भानु प्रताप ने तेरे साथ धोखा किया है और वक्त आने पर एक ऐसा इंसान आएगा जिसका मन तेरे सोने के शरीर की तरह शुद्ध होगा, और जब वो तेरी तभी है जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार होगा, तभी तू श्राप से मुक्त हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इतना कहकर जल परी चमकते पानी में समा गई। अब सामने खड़े थे असली राजा प्रताप, हाथ में चमकती तलवार के साथ। भानु प्रताप, तेरे धोखे ने मेरी प्रजा, मेरा परिवार और मेरा जीवन सब कुछ छीन लिया। तलवार की एक ही चमक के साथ राजा प्रताप ने भानु प्रताप को मौत के घाट उतार दिया। महाराज, महाराज, मुझको माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था, माफ कर दीजिए महाराज। साहूकार कांपते हुए प्रताप सिंह के पैरों में गिर गया। राजा प्रताप ने लालचंद सेठ और मंगल को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजा प्रताप ने लालचंद सेठ और मंगल को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। श्राप से मुक्त राजा प्रताप अपने सिंहासन पर वापस बैठ गया। उसने कन्हैया और राधा को अपने सामने बुलाया। कन्हैया, तुम्हारा मन सचमुच सोने की तरह शुद्ध है। अगर तुम ना होते तो मैं आज भी एक सारस के रूप में भटक रहा होता। कन्हैया और राधा भावुक होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। प्रताप ने खजांची को इशारा किया। कन्हैया और राधा के सामने सोने और चांदी के ढेर लग गए। अब से तुम महल के एक ऊंचे पद पर रहोगे और तुम्हारे परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कन्हैया और राधा खजाने को देखते रहे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। देखा राधा, लालच नहीं, बस नियत की सच्चाई ही इंसान को अमीर बनाती है। राजा प्रताप के राज में फिर से न्याय लौट आया और कन्हैया अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा।